हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10th एसएसटी चैप्टर नंबर 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों के पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो लेक्चर 2 है, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर फर्स्ट के अंदर हमने क्या देखा था, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों का विषय वस्तु देखी थी, है ना। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यही देखा था हमने। विषय वस्तु को जाता था, विषय वस्तु क्या थी, मूल्य वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी। ये 3 चुनौतियां थी भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष, है ना। और इस चैप्टर के अंदर मुख्यतः हमें मूल्य वृद्धि के कारण पढ़ने हैं, उसके निवारण पढ़ने हैं। इसी प्रकार निर्धनता या गरीबी के कारण पढ़ने हैं, ये किस कारण होती है, निवारण पढ़ने हैं। बेरोजगारी के कारण और निवारण, ये सब देखना है, ठीक है ना। पिछले वाले वीडियो में हमने किसको स्टार्ट कर दिया था, मूल्य वृद्धि को स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। मूल्य वृद्धि में हमारे को क्या क्या पढ़ना था, उससे संबंधित हमने प्रश्नों को भी देखा था और कुछ टॉपिक्स भी देखे थे, जो कि आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, सब्सक्राइब बटन ऐसे दिखता है, जैसे आपको दिख रहा है। फिर आपको इसको ऐसे बनाना है, सब्सक्राइब लिख रहा है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना है, ठीक है ना। इससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। ये तो पार्ट 1 की बात हुई। थोड़ा और पार्ट 1 की बात करें तो हम देखेंगे कि मूल्य वृद्धि हमने स्टार्ट कर दिया था। मूल्य वृद्धि में हमने मुद्रास्फीति को भी स्टार्ट कर दिया। देखिए, मुद्रास्फीति जो है ना, इसमें हमने मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति का माप, भारत में मुद्रास्फीति से हानियां, मुद्रास्फीति का मांग प्रेरित तथा लागत प्रेरित स्वरूप, मुद्रास्फीति के कारण और मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय। ये करीबन 7 हमने टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिनका अध्ययन करना है। इसमें हमने मुद्रास्फीति क्या है पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। वो नहीं देखा है तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसमें जाना और वहां से आप क्लियर करना मामला। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम मुद्रास्फीति का माप, भारत में मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति से हानियां, ये देखने वाले हैं, ठीक है ना। मुख्य तौर पर आज 3 टॉपिकों को हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः आपसे अनुरोध है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक बटन जरूर दबा दें, ठीक है। स्टार्ट करेंगे मुद्रास्फीति का माप से। मुद्रास्फीति का माप, मुख्य तौर पर मुद्रास्फीति का माप यानी हम देखेंगे मुद्रास्फीति को मापते कैसे हैं। लाइक हम जैसे एक दूध होता है, दूध को किसे मापते हैं, किलोग्राम में तो नहीं मापते हैं, किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं, लीटर, मिलीलीटर, ठीक है, इसमें मापते हैं। तो वो एक इकाई है, क्या, मापन की एक इकाई जिससे हम उसको मापते हैं, वो क्या है, लीटर। लाइक हम वजन को मापते हैं किलोग्राम में, तो वो उसकी मापन इकाई है, वो क्या है, किलोग्राम, ठीक है। इसी प्रकार हम मुद्रास्फीति को मापेंगे तो इसकी मापन इकाई को हम जानेंगे, वो क्या होती है, तो उसको देखेंगे हम। तो देखें मुद्रास्फीति की हानियां। ये मुद्रास्फीति की हानियों से बचने के लिए तथा इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु इसे मापा जाना आवश्यक है। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं कि वो कितनी, उसकी क्या व्यापकता है, क्या वो ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही, हमारे को जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम उसकी हानियों को रोक नहीं सकेंगे, ठीक है ना। इसलिए मुद्रास्फीति के मापन की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। अतः सभी अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति की दर के मापन हेतु भिन्न भिन्न प्रकार की कीमत सूचकांक बनाती है। क्या बनाती है, कीमत सूचकांक बनाती है। सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए सामान्य कीमत स्तर, याद होगा पिछले वाले वीडियो में हमने समझा था सामान्य कीमत स्तर किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु के समूह की औसतन कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य कीमत स्तर कहते हैं। और ये किसी एक पर्टिकुलर वस्तु के विषय में नहीं होता, ये पूरी उस वस्तु के
समूह के विषय में होता है ना। सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए भारत में भी अनेक प्रकार के कीमत सूचकांक तैयार किए जाते हैं। इन सूचकांकों में थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा राष्ट्रीय आय अभिस्फीति कारक प्रमुख हैं। घबराइए मत, मैं इन सब का मतलब अभी आपको बताने वाला हूं। पहले एक बार अपन थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये सूचकांक एक निश्चित वस्तु की कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन का माप करते हैं। देखिए औसत परिवर्तन मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ। औसत मतलब क्या होता है कि हम अलग अलग चीजें होती हैं हमारे पास, जिनकी अलग अलग है ना क्या होती है, डेटें होती हैं। लाइक एक 5 रुपए की है, एक 10 रुपए की है। 5 रुपए की वस्तु 6 रुपए की होगी, 10 रुपए की वस्तु 11 रुपए की हो गई, है ना। 100 रुपए की वस्तु 100.5 की हो गई, है ना, 100.5 पैसे की हो गई। तो इस प्रकार की तो हम देखना चाहते हैं कि पूरे वर्ष में मुद्रास्फीति यानी मुद्रास्फीति जो है ना, मूल्य में जो वृद्धि है। स्फीति का अर्थ क्या होता है, वृद्धि। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी क्या होता है, वृद्धि। तो कितनी वृद्धि हुई है, तो हम सभी वस्तुओं के जो जितनी भी वस्तुएं बिकती हैं मार्केट में, उन सबको एक बार निकालते हैं, उनके औसतन निकालते हैं। औसत निकालना आपको आता है ना। लाइक हमारे पास 5 वस्तुएं हैं, लाइक हमारे पास, हम छोटा एग्जांपल लेते हैं, 3 वस्तुएं। एक वस्तु है 2 रुपए की, दूसरी वस्तु है 3 रुपए की और चौथी वस्तु है 4 रुपए की। इनमें 1-1 रुपए की वृद्धि हुई। 2 रुपए की वस्तु 3 रुपए की हो गई, 3 रुपए वाली वस्तु 4 रुपए की हो गई और 4 रुपए वाली वस्तु 5 रुपए हो गई। तो इसमें मूलतः मुद्रास्फीति कितनी बढ़ी वो देखना चाहते हैं अपन, तो क्या करेंगे, इनका औसत निकालेंगे। औसत क्या होगा, 3 + 4, 3 + 4 + 5, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 + 4 7 और 7 और 5 12। 12 को किससे डिवाइड करेंगे, इनकी संख्याओं से। यानी कितनी हमारे पास वस्तुएं थी, 3 वस्तुएं थी, तो 12 / 3 यानी 4। तो मुद्रास्फीति मूलतः कितनी बढ़ी, 4। इसी प्रकार हम मुद्रास्फीति को एक बड़े पैमाने पर मापते हैं, जब हमारा क्या बनता है, एक पूरा डेटा शीट बनता है। तो उसी आधार पर मुद्रास्फीति का माप किनके ऊपर होता है, सूचकांकों के। तो मुद्रास्फीति को किसी निर्धारित कीमत सूचकांक के समय के साथ साथ होने वाले अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन से मापा जाता है। या तो आप अनुपातिक परिवर्तन देखो, या डिवाइडेड में करके देखो, या अनुपातों में देखो, या फिर प्रतिशत से देख लो कि 50% बढ़ा है, 20% बढ़ा है, 10% बढ़ा है, या जितने भी बढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा था, मैंने आपको बताया था, घबराइए मत, मैं आपको बताऊंगा वो वर्ड क्या था, सूचकांक। मैंने इनको डिनोट कर रखा है, क्या लिख रखा है, सूचकांक। तो सूचकांक जो वर्ड है, इसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, इंडेक्स। क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। आपने अपनी नोटबुक जो होगी, कॉपी जो होती है अपनी नॉर्मल, इसके अंदर अपन लिखते हैं, उसके फर्स्ट पेज पे आपने देखा होगा इंडेक्स, वही है सूचकांक, ठीक है ना। अब वो जो सूचकांक है वो क्या है, मतलब मुद्रास्फीति के संदर्भ में, मुद्रास्फीति के परिप्रेक्ष्य में सूचकांक का अर्थ क्या है वो समझो। कुछ नहीं है, वही अर्थ है, बस थोड़ा परिभाषा का अर्थ है, वो समझो। देखिए सूचकांक अलग अलग पैमाने पर मापनीय इकाइयों का औसत व्यक्त करते हैं। मापनीय इकाइयों का औसत व्यक्त करते हैं। सूचकांक दिए गए आधार के सापेक्ष किसी चर के आकार में परिवर्तन को दर्शाते हैं। चर मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, है ना, एक संख्या के आधार पर उसको दर्शाते हैं, ठीक है। थोड़ा और देखें तो हमारे को प्रकार भी पढ़ने को मिले थे, तो इसको प्रकारों को भी समझते हैं। देखिए सूचकांक के हमने कितने प्रकार पढ़े, अभी 3 प्रकार पढ़े, मुख्यतः 3 प्रकार पढ़े। पहला प्रकार क्या था, थोक मूल्य सूचकांक। दूसरा प्रकार क्या था, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और तीसरा प्रकार क्या था, राष्ट्रीय आय अभिस्फीति। देखिए एग्जाम की दृष्टि से कि बोर्ड एग्जाम में क्या ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक किसे कहते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसे कहते हैं, राष्ट्रीय अभिस्फीति किसे कहते हैं, क्या ये पूछे जाते हैं, तो परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। पूछने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, बस समझने के लिए हमारे को इसको समझना पड़ेगा इन चीजों को कि थोक मूल्य सूचकांक किसे कहते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसे कहते हैं, राष्ट्रीय अभिस्फीति किसे कहते हैं। तो तीनों को ही समझेंगे हम।
तो सबसे पहले हम समझेंगे थोक मूल्य सूचकांक कि थोक मूल्य सूचकांक में थोक मतलब क्या होता है। थोक मतलब होता है बल्क, जिसे हम कहते हैं ढेर, यानी ढेरों के मूल्य के सूचकांक। यदि ढेर लग रहा है उसके सूचकांक से हम पता चलेंगे कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है कि घट रही है। ठीक है। उपभोक्ता का अर्थ क्या होता है, कंज्यूमर, जिसे हम सरल भाषा में क्या कहते हैं, ग्राहक। तो ग्राहकों की कितनी मांग है, उसके आधार पर हम क्या देखेंगे कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है घट रही है, वो उसको निर्धारित करेंगे। फिर लास्ट है राष्ट्रीय आय अविस्फीति। राष्ट्रीय आय तक तो आप क्लियर है ना, लेकिन अविस्फीति का अर्थ क्या होता है। अभी हमने देखा मुद्रास्फीति, स्फीति का अर्थ होता है इन्फ्लेशन यानी वृद्धि होना, और अविस्फीति का अर्थ क्या होता है, कमी होना, है ना, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डिफ्लेशन। यानी मैं बताऊं तो नेशनल इनकम डिफ्लेशन यानी राष्ट्रीय आय में कमी। इन तीनों मुद्रा सूचकांकों के आधार पर ही हम मुद्रास्फीति का क्या करते हैं, मापन करते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब अपन चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक है अपने पास भारत में मुद्रास्फीति। अब हम देखने वाले हैं भारत में मुद्रास्फीति कि भारत में किस प्रकार से मुद्रास्फीति बढ़ रही, क्या आंकड़े हैं, क्या है परिस्थिति। ठीक है, तो हम देखें भारत में मुद्रास्फीति की दर को सामान्यतः थोक मूल्य सूचकांक से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, थोक मूल्य सूचकांक से मापा जाता है। पूछा जा सकता है भारत में मुद्रास्फीति की दर को सामान्यतः कौन से सूचकांक से मापा जाता है, तो आप बोलेंगे थोक मूल्य सूचकांक से मापा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात से ही उच्च मुद्रास्फीति की दर भारत में एक गंभीर समस्या रही है। यद्यपि 1950 ईस्वी के दशक में मुद्रास्फीति की औसत दर मात्र कितनी थी, 1.7% थी, लेकिन 1960 के दशक में यह 6.4% हो गई, यानी वृद्धि हो गई इसके। 70 के दशक में यह 9% से ऊपर पहुंच गई और बढ़ गई। ऊंची मुद्रास्फीति का यह दौर 1995 ईस्वी तक चलता रहा, यानी 1995 तक चलती ही रही, बढ़ती ही रही। लेकिन इसके बाद मुद्रास्फीति में कुछ कमी देखने को मिली, यानी इसमें अविस्फीति होने लगी, यानी डिफ्लेशन होने लगा इसके अंदर। वो कब होने लगा, वर्ष 2000 से 2001 से 2011 से 2012 के मध्य ये लगभग 4.7% बनी रही। ठीक है, ये था थोड़ा भारत में मुद्रास्फीति का आंकड़ा। ठीक है ना, स्वतंत्रता के पश्चात से किस प्रकार से मुद्रास्फीति भारत में बढ़ती रही। ठीक है, इतना ही है भारत में मुद्रास्फीति। आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मूल्य वृद्धि के अंतर्गत हम मुद्रास्फीति से हानियां क्या है। अब क्या हानियां होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती है यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो मुद्रा में स्फीति होती है तो उससे क्या हानियां होती हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति के कारण उसे पहले की तुलना में अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है। एक सामान्य व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक दूध की थैली है जो कि हमारे को मिल रही थी 7 रुपए की 2012 में, 2011 में, 2009 में। ठीक है, लेकिन आज 2020 में हमारे को उस थैली की कीमत कितनी अदा करनी पड़ी, 22 रुपये। दूध की थैली की कीमत कितनी अदा करनी है, 22 रुपये। तो एक सामान्य जो आदमी है इसमें क्या सोचेगा कि मुझे पहले से ज़्यादा पैसे क्या करने पड़ रहे हैं, देने पड़ रहे हैं, अदा करने पड़ रहे हैं, उस एक ही वस्तु की, सेम वस्तु के ज़्यादा पैसे अदा करने पड़ रहे हैं वर्षों के या समय के कुछ पश्चात। लेकिन वास्तव में समस्या यहीं पर समाप्त नहीं होती। लेकिन वास्तव में ये परिस्थिति, ये जो समस्या, ये रियल समस्या नहीं है। मूल्य वृद्धि व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों के लिए हानि की एक श्रृंखला का निर्माण करती है। ये ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा पैसे अदा कर रहे हैं ना तो जो सरकार है वो हमारे से लाभ उठा रही है। नहीं, ये मत समझना। यहाँ जो लेखक है, जो दार्शनिक है, वो क्या बताना चाहते हैं, मूल्य वृद्धि व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों के लिए हानि की एक श्रृंखला का निर्माण करती है, यानी दोनों के लिए हानि की एक श्रृंखला है ये।
इससे मुद्रा के मूल्य में कमी आती है, इससे मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। देखिए जिस राष्ट्र में, यहाँ बहुत गहन बात है, मुद्रा के मूल्य अभी मैं समझाने वाला हूँ आपको कि क्या होता है। मुद्रा का मूल्य क्या होता है, स्वतंत्रता के समय, जब स्वतंत्रता अपन को मिली थी 1950 या उस दशक में, हमारा जो 1 रुपया था वो US डॉलर के $1 के बराबर था। यानी आप समझ सकते हैं कि 1 रुपया बराबर $1 क्या था, 1 रुपया बराबर $1। लेकिन आज हम परिस्थिति को जांचें तो हमारा जो रुपया है, यानी जो मुद्रा है, मुद्रा कौन है, रुपया है ना, और रुपया के मूल्य क्या लिख रखा है, इससे मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। मुद्रा के मूल्य में कमी आना यानी उसका लेवल घट जाना, उसका मूल्य घट जाना, यानी आज हम देखें तो 1 रुपया, या हम बोलें 1 रुपया बराबर कितना हो गया है, $72 हो गया है। यानी कि अगर एक अंग्रेज $1 लेके इंडिया आता है तो वो 72 रुपये कमा लेगा, है ना। वो 72 रुपये उसको कन्वर्टर करेगा ना $1 को, क्योंकि अपने यहाँ तो डॉलर नहीं चलते, अपने यहाँ तो क्या चलता है, रुपया चलता है। तो जब एक व्यक्ति, कहाँ का व्यक्ति, एक अमेरिका का व्यक्ति, एक US का व्यक्ति $1 लेके यदि हमारे यहाँ पर आता है भारत में, तो वो यदि उसको कन्वर्ट करता है तो उसको 72 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ हम देखिए, एक भारत का व्यक्ति 1 रुपया लेके जाता है, कहाँ पर जाता है, US में, तो उसका कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। उसका कोई भी, उसको ना एक US डॉलर भी नहीं मिलेगा। एक US डॉलर उसको कब मिलेगा, जब उसको 72 रुपये अदा करने पड़ेंगे। USA में कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे, 72 रुपये जब अदा करने पड़ेंगे तब उसको 1 US डॉलर मिलेगा, तब वो खरीद सकता है। लेकिन हमारा मुद्रा का मूल्य है वो कितना गिर चुका है। इसका मतलब ये क्यों होता है, ये भी हम समझेंगे कि हमारा जो मुद्रा का मूल्य है वो क्यों घट जाता है, किन कारकों के कारण घट जाता है, ठीक है, वो भी समझेंगे। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आपको मुद्रा के मूल्य के बताया, ठीक है ना। मुद्रा का मूल्य में कमी आती है मुद्रास्फीति के कारण, यानी मुद्रा में वृद्धि होने के कारण मुद्रा की एक निश्चित मात्रा से पूर्व के वर्षों की तुलना में कम मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे पूछना उनके मुंह से बोलते हुए आपने सुना होगा कि 100 रुपये में तो हम पता नहीं क्या क्या खरीद लेते हैं, आज 100 रुपये में कुछ आता ही नहीं है ना। बड़े लोगों के मुंह से हमने जरूर, अपने बड़े लोगों के मुंह से जरूर सुना होगा कि 100 रुपये में हम, एक तरह गवर्नमेंट नौकरी होती थी ना, उसकी तनख्वाह होती थी 100 रुपये, और उस 100 रुपये में से पता नहीं एक परिवार के 10-15 लोगों का वो हो जाता था गुजारा। कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1950 की दशकों की, है ना, 1950 या स्वतंत्रता से पहले की। लेकिन आज हम देखते हैं तो 100 रुपये में हमारा पेट भी नहीं भर सकते पूरी तरीके से, है ना। तो ये चीज़ें होती, इससे क्या होता है, ये जो लाइन है जो मैं बता रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है, मुद्रास्फीति के कारण, यानी जो मूल्यों में वृद्धि होने के कारण मुद्रा की एक निश्चित मात्रा से पूर्व के वर्षों की तुलना में कम मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति मुद्रा के मूल्य को तेजी से गिराती है। यदि लगातार मूल्य में वृद्धि होती रहेगी, अगर लगातार इन्फ्लेशन होता रहेगा, तो मुद्रा का जो मूल्य है, जो रुपया है, वो क्या होता रहेगा, तेजी से उसमें गिरावट आती रहेगी। अभी करंटली मैं बताऊं तो अभी 1 रुपया यानी 1 US डॉलर कितने रुपयों के बराबर है, 72 रुपयों के बराबर, ठीक है ना। 1 US डॉलर बराबर है 72 रुपये के। तो यहाँ ध्यान रखना, आप अभी करंट की स्थिति बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया था, थोड़ा परिभाषिक तौर पे चलें तो एक वर्ड आया था यहाँ पर, मुद्रा के मूल्य। क्या आया था, मुद्रा के मूल्य। तो इसका मूल अर्थ क्या है उसको समझने के प्रयास करें तो देखेंगे मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से है, यानी मुद्रा के खरीदने की शक्ति से है, जो कि मुद्रा द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने की क्षमता को बताता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था भारत और USA का, तो भारत में यदि 1 US डॉलर, एक अमेरिकन, ये एक USA वाला आदमी
$1 लेके यहाँ पर आता है तो वो 50 रुपए तक या 72-70 रुपए तक की एक चीज खरीद सकता है आराम से, है ना। लेकिन हमारा एक भारत का व्यक्ति $1 से यूएसए में एक ठेला तक नहीं खरीद सकता, एक चने का दाना तक नहीं खरीद सकता। क्यों हो रहा है? ये उसकी क्रय शक्ति को नीचे गिरा देता है ना, अपनी क्रय शक्ति को नीचे गिरा देता है। अगर हमारे रुपए में कमी आ रही है तो हमारी क्रय शक्ति में कमी आ रही है, हम खरीदने कम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है, हम दूसरे देश में जाकर उसको क्रय नहीं कर सकते उस चीज को, ये बात होती है। जब हमारी मूल्य में या हमारी मुद्रा के मूल्य में कमी होती है ना, तो दूसरे की मुद्रा में बढ़ोतरी होती है, हम देखते हैं, यह कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। ये हुआ। अब थोड़ा आगे बढ़े तो हम देखते हैं मुद्रास्फीति के कारण निश्चित वेतन या तथा मजदूरी प्राप्त करने वाले वर्ग को भी हानि होती है, ठीक है ना। लाइक गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड मजदूर, है ना, इनको भी क्या होती है? हानि होती है मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति यानी मूल्य में वृद्धि होने के कारण। इस वर्ग को उनके समान कार्यों एवं सेवाओं के लिए प्राप्त समान राशि की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, ठीक है ना। इस वर्ग को उनके समान कार्यों, मतलब वो काम तो समान ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो समान राशि है उसकी राशि की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, ठीक है ना। मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे बचतकर्ता की बचत का मूल्य गिरता है तथा ऋणी को मुद्रास्फीति से लाभ होता है क्योंकि उसे कम मूल्यवादी मुद्रा वापस चुकानी होती है, ठीक है। ये तो था मुद्रास्फीति हानियां। अब देखें हम मुद्रास्फीति का प्रभाव आर्थिक विकास की दर, गरीबी, बेरोजगारी, आय एवं धन के वितरण आदि पर भी पड़ता है, ठीक है ना। मुद्रास्फीति का प्रभाव, इन्फ्लेशन इफेक्ट किस किस पर भी पड़ता है? आर्थिक विकास की दर, गरीबी, बेरोजगारी, आय, धन के वितरण आदि पर भी पड़ता है, जिसका अध्ययन आगे की कक्षाओं में किया जाएगा। जिसका अध्ययन हम किस में करेंगे? आगे की कक्षाओं में करेंगे, आगे के चैप्टरों में नहीं, आगे की कक्षाओं में, लाइक 11th and 12 में। सार रूप में ये कहा जा सकता है, यदि दार्शनिक समझाना चाह रहा है कि हम यदि इसको मोटे मोटे तौर पर समझना चाहें मुद्रास्फीति की हानियों को, तो हम कह सकते हैं सार रूप में या संक्षिप्त रूप में यह कहा जा सकता है कि मुद्रास्फीति विकास के लाभों को समाप्त कर देती है, जिससे एक कंट्री का या एक देश का विकास हो सकता है। उस सभी क्राइटेरिया से, उन सभी लक्ष्यों को क्या कर देती है? ये डाउन कर देती है, ठीक है ना। इसे नियंत्रण में रखे जाने की आवश्यकता होती है मुद्रास्फीति को। यदि हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो उसकी मुद्रास्फीति के कारक को भी हमारे को समझना पड़ेगा, उसको हमारे को कम करना पड़ेगा, ठीक है। जब एक देश की अर्थव्यवस्था का क्या हो सकता है? विकास हो सकता है। और देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो क्या होगा? देश आगे बढ़ेगा और उन्नत होगा, ठीक है। ये था मुद्रास्फीति से हानियां। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? अगले वीडियो में हम देखेंगे मुद्रास्फीति का मांग प्रेरित तथा लागत प्रेरित स्वरूप, मुद्रास्फीति के कारण और मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद एंड गॉड।